भारतीय रिजर्व बैंक देश का सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की स्टार्टिंग फंड के साथ की गई थी। बाद में कुछ सीमित लोगों के हाथों में सेंट्रलाइजेशन को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। बात आरबीआई के कामों की करें तो इसके कई कार्य हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करके उसको लागू करना, उसकी निगरानी करना, फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेशन, फॉरेन करेंसी का मैनेजमेंट करना, करेंसी जारी करना, उसका रेगुलेशन करना और इस्तेमाल ना करने लायक करेंसी को नष्ट करना। इसके अलावा आरबीआई ब्रांच कंट्रोल करने और करेंसी के लेन देन को कंट्रोल करने और गवर्नमेंट के बैंकर्स और बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इकोनॉमिक पॉलिसी की समीक्षा के दौरान इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट घटाने या बढ़ाने की न्यूज़ हम सब पढ़ते रहते हैं। आम आदमी को भी इन इंटरेस्ट के इंक्रीमेंट से बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसके बाद बैंक आदि द्वारा दिए जाने वाले लोन्स पर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं। जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से लोन लेते हैं। इसके बदले में हम बैंक को इंटरेस्ट चुकाते हैं। इसी तरह बैंकों को भी रोज़मर्रा के कामकाज करने के लिए बड़े बड़े फंड की ज़रूरत पड़ती रहती है और इन हालात में उनके लिए देश के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेना सबसे आसान विकल्प होता है। इस तरह के ओवरनाइट लोन पर रिजर्व बैंक जिस रेट से उनसे इंटरेस्ट वसूल करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। अब आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जब बैंकों को कम रेट पर लोन अवेलेबल होगा, वे भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं, ताकि लोन लेने वाले कस्टमर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी की जा सके और ज़्यादा फंड लोन पर दी जा सके। और इसी तरह यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट में इंक्रीमेंट करेगा तो बैंकों के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा और वे अपने कस्टमर से वसूल की जाने वाली इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये है कि रेपो रेट कम होने पर आपके लिए होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट कम हो सकती हैं। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट को बढ़ा देता है तो बैंकों को पैसा जुटाने में अधिक रकम खर्च करनी होगी और वे अपने कस्टमर्स के लिए अधिक इंटरेस्ट रेट पर कर्ज देंगे। रिवर्स रेपो रेट जैसा कि नाम से क्लियर है, ये रेपो रेट के अपोजिट होता है। जब कभी बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकमें बच जाती हैं तो वे उस बची हुई रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं, जिस पर आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देता है। रिजर्व बैंक इस ओवरनाइट रकम पर जिस रेट से इंटरेस्ट रेट अदा करता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। दरअसल रिवर्स रेपो रेट मार्केट में नकदी की लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में काम आती है। जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा नकदी दिखाई देती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए अपनी रकमें उसके पास जमा करा दें और इस तरह बैंकों के कब्जे में मार्केट में छोड़ने के लिए कम फंड रह जाएगा। जब भी मार्केट में नकदी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। आरबीआई इस स्थिति में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा करा दें। इस तरह बैंकों के कब्जे में मार्केट में बांटने के लिए कम रकम रह जाती है। देश में लागू बैंकिंग रूल्स के तहत सभी बैंक को अपनी कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है, जिसे कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। ऐसे नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यदि किसी भी वक्त किसी भी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्ताओं को निकालने की ज़रूरत महसूस हो तो बैंक पैसा चुकाने से इनकार ना कर सके। कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा साधन है जिसकी हेल्प से आरबीआई बिना रिवर्स रेपो रेट में चेंज किए मार्केट से कैश की लिक्विडिटी को कम कर सकता है। कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाए जाने की सिचुएशन में बैंकों को ज़्यादा हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है और उनके पास लोन के रूप में देने के लिए रकम कम रह जाती है। इसी के अपोजिट मार्केट में नकदी बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो को घटाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैश रिजर्व रेशियो में बदलाव तभी किया जाता है जब मार्केट में नकदी की लिक्विडिटी पर तुरंत असर ना डालना हो। रिजर्व बैंक इकोनॉमी में नकदी की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जिन उपायों का सहारा लेता है उनमें एसएलआर एक इम्पॉर्टेंट उपाय है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात बैंकों के पास अवेलेबल जमा का एक हिस्सा होता है, जो कि उन्हें अपनी जमा पर लोन जारी करने से पहले अपने पास रख लेना जरूरी होता है। एसएलआर कैश, गोल्ड डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे किसी भी रूप में हो सकता है। जब बैंक इस रेशियो को सुरक्षित रख लेते हैं उसके बाद ही उन्हें अपने जमा पर लोन जारी करने की अनुमति होती है। एसएलआर का ये रेशियो कितना होगा इसका डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है
भारत में एसएलआर की अधिकतम सीमा 40% तक रह चुकी है। रिजर्व बैंक को बैंकों के लिए एसएलआर की सीमा 40% और न्यूनतम सीमा 0% तक रखने का अधिकार है। एसएलआर से बैंकों को कर्ज देने की क्षमता कंट्रोल होती है। अगर कोई बैंक मुश्किल सिचुएशन में फंस जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसएलआर की मदद से ग्राहकों के पैसों की कुछ हद तक भरपाई कर सकता है।